पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। बताइए फटाफट से कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना ये दे दूं कि इस पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, और या आप सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट चैनल का ही ना। इसी नाम से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है चैनल का, सो आप वहाँ जा करके फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास समय ज़ाया ना करते हुए। और जितने बच्चे आ गए, वेलकम टू दी सेशन, वेलकम टू दी क्लास। और आप टाइमली आए, सो इट्स वेरी गुड फॉर यू ऑल। बी पंक्चुअल ऑलवेज इन योर लाइफ, है ना। देखिए, किसी मनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण ही अधिगम का सिद्धांत है। देखिए, अब अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो आपको अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार पढ़ने होंगे। आज हम लोग पावलोव के अनुसार पढ़ेंगे, कल हम लोग स्किनर के अनुसार पढ़ेंगे, फिर हम लोग जीन पियाजे के अनुसार पढ़ेंगे। और आपको ये मान के चलिए, ये गांठ बांध रहे हैं हम, ठीक। ये गांठ बांध रहे हैं इसलिए कि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक। सेकेंडरी चीज, ये आपका टेट की दृष्टि से, सी टेट की दृष्टि से, आगे आप जब सुपर टेट देंगे या टीजीटी देंगे, पीजीटी देंगे, जहां भी सीडीपी पूछी जाएगी वहां आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जरूर जरूर मतलब जरूर बनेंगे। तो इसलिए लाइन टू लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए एक नारा है, क्या कि कर्म करो, क्या है नारा कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये नारा है। तो अब इसको आप ऐसे ही तो याद करेंगे, या फिर आप ये बोलेंगे कि कर्म करना चाहिए भाई, कर्म जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फल की चिंता तो कतई नहीं करनी चाहिए, जीवन में कुछ मिले ना मिले केवल कर्म ही करते चले जाओ, चाहे कर्म करते करते कुछ हासिल हो ना हो लेकिन कर्म करते चले जाओ। क्या आप इस बात को ऐसे लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज जैसे है उसको एज इट इज वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर वो चीज, अगर हम बीएड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जिस दार्शनिक ने जो चीज जैसे बोली है, जैसे समझाया है, आपको उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ना कि आप वहां पे कहानी बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम क्या है, तब तो आप कहानी बना सकते हैं कि अधिगम मतलब लर्निंग होता है। बच्चे बहुत तरीके से सीख सकते हैं, जीवन में आदमी अंतिम सांस तक सीखता रहता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न, आपको नंबर गेन करने हैं एग्जामिनर से, तो आप पहले अधिगम का मीनिंग लिखेंगे, जो भी उसका अर्थ है, उसके बाद में लिखेंगे इन वाले साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, या पावलव के अनुसार, या इनके अनुसार, या जीन पियाजे के अनुसार। तो जब आप ये ऐसे लिखेंगे ना, तब आपको मार्क्स गेन होंगे। या मान लीजिए कि पेपर में पूछ दिया गया कि ये अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी वो, तब आप क्या टिक करेंगे? तो जो चीज जैसे है उसको वैसे ही पढ़ लो, और जब नंबर ना आए तब आप हमसे बताइएगा, ठीक। सो आइए शुरू करते हैं एज नॉर्मल। और हमेशा क्या करिए पता है, अपने से मतलब रखिए, कोई क्या कह रहा है किसी की बातों में मत आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो आप रोज पढ़ाई करिए, है ना। ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा असंभव है ना। बस पढ़ाई करनी चाहिए, और आप कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो, मार्क्स की चिंता आप मत करिए। क्यों? क्योंकि वो तो आएंगे ही अल्टीमेट, देखिएगा जब, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। इसके अंतर्गत अधिगम संबंधी समस्याओं का व्यापक समाधान प्रस्तुत किया गया है। अधिगम सिद्धांतों में एक रूपता आवश्यक नहीं है, यानी कि जो सिद्धांत दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि वो हर एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से एक ही हो। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया कि अलग अलग इंसान के सोचने का तरीका, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ आपको अधिगम के सिद्धांत कुछ अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप कहीं और समझेंगे जा करके, तो वहाँ वो आपको किसी और तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है। जैसे जब आप एक मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के बाद में जब आप घर आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्या देखा मूवी में, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था। आपका इंटरेस्टिंग पार्ट मूवी का कुछ और हो सकता है। आपके साथ जो गए हैं लोग, दोस्त, फ्रेंड्स, मम्मा पापा आदि, तो उनका इंटरेस्टिंग पार्ट मूवी का कुछ और हो सकता है। आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मेरे अंदर आपको कोई क्वालिटी दिखेगी, सिम्मी के अंदर आपको कोई और क्वालिटी दिखेगी, है ना। जो अलग अलग बच्चे हैं, खुशी के अंदर कोई और क्वालिटी दिखेगी, खुशबू के अंदर कोई और क्वालिटी दिखेगी। तो मतलब सबके क्या है, सोचने के तरीके अलग हैं। तो जो सिद्धांत हैं भाई अधिगम को लेकर के, जिन साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अल्टीमेट बातें बोली हैं, जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वो भी क्या है, समान नहीं है, लगभग लगभग अलग हैं एक दूसरे से, ठीक। अब आइए देखते हैं, भले अप्रोच सेम हो बट जो उनके सिद्धांत है वो अलग है, ठीक। तो फिर देखिए क्या कहते हैं कि इस संबंध में फ्रेडसन, यानी फ्रेडसन का कथन सराहनीय है कि सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं और ना गलत होते हैं, ये केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद
होते हैं। सो आइए जानते हैं सबसे पहले किसके अनुसार, प्रोफेसर चौहान जी के अनुसार, कि अधिगम के सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। पावलव का, अब देखो यही पूछा जाएगा, पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर का प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनरिंग, वहीं पे जीन पियाजे जो हैं इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कार्ल रॉजर्स का अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत है। बात समझ में आ गई, कार्ल रॉजर्स। तो अब आपको ये चारों पढ़ने हैं। आज मैं आपको सिर्फ पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत समझाऊंगी, इनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्वालिटीज, और उसके बाद में इनकी कुछ आलोचना जिन्होंने की, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है, ये समझेंगे। सबसे पहले कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक, कौन, आपके रूसी वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री इवान पी पावलव ने 1904 में किया था। कब किया? 1904 में। इस सिद्धांत के अनुकूलित अनुक्रिया संबंध प्रतिक्रिया प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया प्रतिस्थापन अधिगम, अथवा या फिर अनुबंध अधिगम के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अनुबंध अधिगम किसका या फिर किसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है, तो आप क्या बताएंगे कि पावलव के द्वारा। ठीक, अब इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया के उत्पन्न होने से। बर्नार्डे जी के अनुसार क्या बताया गया कि अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना यानी स्टिमुलस को बार बार दोहराने के फलस्वरूप व्यवहार का स्वचालन होता है। इसमें उत्तेजना का संबंध पहले किसी और अनुक्रिया के साथ होता है, किंतु अंत में अनुक्रिया स्वयं उत्तेजना का स्वरूप धारण कर लेती है। पावलव ने बताया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होना ही अधिगम है। पावलव जी ने क्या बताया? अब देखो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम मार्क कर लो। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट चीज कि पावलव द्वारा कुत्ते का प्रयोग। ये एक प्रयोग किया गया था, आपको ये प्रयोग समझना होगा। इस प्रयोग के साथ इन्होंने अपने सिद्धांत को जोड़ा है कि क्या, कि पावलव ने अनुबंधित अनुक्रिया के अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया। बात समझिएगा बहुत गहराई से। अब इसमें मैं बातें नहीं बना सकती हूँ आपसे कि कुत्ता है, कुत्ता रोटी खाता है, ये कुत्ते के 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, नहीं। जो कुत्ते पे प्रयोग किया है मैं वही तो समझाऊंगी आपको ना। सो लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ते रहिए, इधर उधर डिस्कशन की नीड नहीं है। बी कंसंट्रेट टू योर स्टडी, टू योर फ्यूचर। और हमेशा याद रखिए, जीवन में जो सफल व्यक्ति होता है आदमी उसे ही पहचानता है। सो हमेशा सफल बनने की कोशिश करिए। नो डाउट कि आप सफल ऑलरेडी हैं। अगर आपने ये अपना एक गोल डिसाइड कर लिया है तो इट मीन्स कि यू आर, क्या बोलो फटाफट से, क्या आप सफलता की ओर हैं। ठीक, आपने 50% अपने एम को अचीव कर लिया है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं कि अब बहुत अच्छे से सुनना क्या, कि कुत्ते की लाल ग्रंथि का ऑपरेशन किया। ठीक है, किसने किया? पावलव ने किया। उसके बाद में कुत्ते के मुंह से लाल एकत्रित करने के लिए एक नली के माध्यम से उसे कांच के जार से जोड़ दिया। इस प्रयोग की प्रक्रिया में निम्न 3 चरणों में समझा जा सकता है। आइए समझते हैं। पहला चरण क्या है कि सर्वप्रथम पावलव ने कुत्ते को भोजन यानी प्राकृतिक के स्वाभाविक उद्दीपक दिया, जिसे देखकर उसके मुंह में लार आ गई। उन्होंने बताया कि भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आ जाना स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, नॉर्मली अगर डॉगी देख लेता है फूड तो उसमें क्या होता है, लार आने लगती है। स्वाभाविक क्रिया को सहज क्रिया भी कहा जाता है। यह क्रिया उद्दीपक के उपस्थित होने पर होती है। यानी उद्दीपक अर्थात जैसे आपने फूड देखा ना, वो तो उसके मुंह में क्या आई? लार आई। तो ये क्या हुआ? फूड आपका उद्दीपक हुआ, है ना। उसके बाद में भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है, जिसको देखकर लार टपकना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। भाई ये तो एक नॉर्मल चीज़ है ना। हम लोग भी अपनी फेवरेट चीज़ देख लेते हैं तो एकदम ऐसा लगता है आहा हा खाने को ही मिल जाए। क्यों होता है ऐसा? बताओ फटाफट से। जिसका जो फेवरेट है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो जरा एक बार, जरा हम भी देखें आप लोगों का क्या फेवरेट है। मैगी, नूडल्स, मैम मोमोज बहुत टेस्टी लगता है। अरे पिज्ज़ा, आओ चलो लिखो जरा फटाफट से। आज जरा ये भी देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या फेवरेट है। लिख दो भाई, लिख दो। शर्मा कह रहे हो? जब मिलेंगे तो आपको हम वही चीज़ ऑर्डर करके खिला देंगे। लिख दो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कंसंट्रेट के साथ साथ थोड़ा बीच में मनोरंजन भी ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर आप कंटिन्यूअसली केवल स्टडी करते रहेंगे तो भी बोर डाउन हो जाएंगे। तो डेट्स वाई मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब लेकिन आप आखिर हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके विषय में जानकारी भी तो होना चाहिए। मुझे पता चले, किसी ने हमसे पूछ दिया कि आपकी क्लास में ये आते हैं या आती हैं और बताओ इनका फेवरेट क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि हमको अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं।
सो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फटाफट से लिख दो सब लोग भाई, जो नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखो। दूसरे चरण में पावलव ने कुत्ते को घंटी यानी कृत्रिम उद्दीपक बजाकर भोजन दिया। पहले कैसे दिया था? दूसरे तरीके में क्या किया उन्होंने, पहले घंटी बजाई, उसके बाद उसको भोजन दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में फिर लार का स्राव हुआ, यानी फिर से लार आई। अब इस प्रक्रिया में भोजन को देखकर लार आने की स्वाभाविक क्रिया को उन्होंने घंटी बजाने की एक कृत्रिम उद्दीपक से संबंधित कर दिया। यानी कि पहले तो सिर्फ उसको भोजन दिया था, ठीक है, अब इस बार क्या किया, एक घंटी थी उसको बजाया, उसके बाद में भोजन दिया। यानी कुत्ते को क्या समझ में आ गया कि घंटी बजी फिर भोजन मिला। अब देखो तीसरे उसमें उन्होंने स्टेज में क्या किया कि पावलोव ने कुत्ते पर अपने प्रयोग को बार बार दोहराया, यानी एक नहीं हजारों बार कर दिया। तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। अब आखिरी में उन्होंने क्या किया, भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, और इस बार घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। क्यों? क्योंकि अब उसको लगा कि अब भाई घंटी बजी, भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार का टपकना प्राप्त हुआ। अब तो इससे क्या निकला, वो क्या कहते हैं आप, कंक्लूजन ये कि उपयुक्त प्रयोग में अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक यानी जो क्या होता है, आर्टिफिशियल स्टिमुलेट्स होता है, इससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार का टपकना ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। आई बात समझ में पूरी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किससे रिलेट हुआ है, इन सब चीज़ों से। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप मिठाई की दुकान को देखकर बच्चों के मुंह में लार आ जाती है ना। उपरोक्त प्रयोग में जो क्रिया लार का टपकना पहले स्वाभाविक उद्दीपक से हो रही थी, यानी कि पहले क्या था, स्वाभाविक, यानी कि आप उसे भोजन दिखा रहे थे, बाद में क्या किया आपने, कृत्रिम उद्दीपक को उससे जोड़ दिया, यानी कि आपने इस बार सेकंड स्टेज में जब फूड को बेल के साथ जोड़ा, तो बेल क्या है आपकी, एक आर्टिफिशियल उद्दीपक यानी स्टिमुलस है। फिर एट लास्ट आपने क्या किया, सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस को ही दिखाया, और उसमें क्या हुआ, चेंज आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। ठीक, तो देखो क्या बताया कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत करने पर कालांतर में नवीन उद्दीपक प्रभावशाली हो जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रेनर और वाटसन ने 11 माह के अल्बर्ट नामक बच्चे पर भी ऐसा ही प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखो, अभी ये डॉगी पे हुआ, फिर एक बालक पे हुआ। यह बालक जंगली जानवरों से भयभीत नहीं होता था, इसको डर नहीं लगता था, किसको, बच्चे को नहीं लगता था डर। फिर क्या हुआ एक दिन, देखो, यह बालक जंगली जानवर से भयभीत नहीं होता था, लेकिन एक दिन जानवर के साथ भयानक तेज ध्वनि यानी प्राकृतिक उद्दीपक निकाली गई, जब वो डर गया। इसके बाद वो हमेशा जानवरों से यानी कृत्रिम उद्दीपकों को देखकर ही डरता था। अनुबंध प्रतिक्रिया हो जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया में तेज ध्वनि अनुबंध विहीन उत्तेजक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और जानवर क्या है, अनुक्रिया उद्दीपन यानी कंडीशनड स्टिमुलस है। इसके संबंध से बालक को घबराना स्वतः प्रेरित अनुक्रिया यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी उपसो। आइए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या कि क्रियाओं की पुनरावृत्ति। क्या होता है, जब आप किसी चीज को डे बाय डे रिपीट करते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, वो अपने आप में वो एक क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। जी हाँ, इस सिद्धांत में संबंधता के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। अनुकूलन परिणाम नहीं मिलने पर उद्दीपकों को बार बार दोहराना चाहिए, जैसा कि पावलोव ने घंटी बजाकर किया था। बाह्य व्यवधान यानी एक्सटर्नल बैरियर क्या होते हैं, कई बार मिलते जुलते अनेक उद्दीपक एक जैसा व्यवहार करते हैं, इससे वास्तविक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं हो पाती है। पावलोव के प्रयोगों में देखा गया कि कुत्ता सीखने के प्रारंभिक प्रयासों में मूल उद्दीपक के साथ जैसा व्यवहार करता है, उसने अन्य उद्दीपकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रयोग के लिए वातावरण नियंत्रित होना चाहिए, और दो उद्दीपक के अलावा तीसरे उद्दीपक का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घंटी बज रही थी, बीच में कोई बढ़िया सा म्यूजिक बजा दिया करके, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक पुनर्बलन यानी इमोशनल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद में इस मान्यता के अनुसार पुनर्बलन जितना प्रभावी होगा, अनुक्रिया भी उसी अनुपात में प्रभावशाली होगी। शक्तिशाली प्रेरकों के स्थायी परिणाम प्राप्त होते हैं, कृत्रिम उद्दीपक प्रबल होने चाहिए। फिर देखो शास्त्रीय अनुबंधन, जो आपका पावलोव ने ये सिद्धांत दिया है ना, इस सिद्धांत की शिक्षा में उपादित। अब ये जो चीज है, ये हम भाई कुत्ते पे उपयोग कर लिया या प्रयोग कर लिया, सो अब इससे हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन इससे शिक्षा को कैसे संबंधित किया जाता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़िए वो शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है। अब आपको ये जानना है, आपके अंदर किसी भी चीज को शिक्षा के अनुसार वो चीज कैसे जुड़ी हुई है, ये जानने की आदत डालनी होगी। ठीक, सो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ बीएड कहला पाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले आदत या स्वभाव का निर्माण। आपको पता है, जब आप कोई भी क्रिया बार बार करते हैं, तब आपकी आदत बन जाती है। ऐसा एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक रिसर्च हुई थी, और उसके दौरान ये पाएगा कि यदि आप 21 डेज तक
किसी काम को कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। जो बच्चे यहाँ पे देर से सो के उठते हैं उनको मैं बता दूं कि आप 21 डेज तक चाहे जैसे उठिए, नहाइए, खाइए और अपना डेली रूटीन बनाइए, चाहे 1 दिन हो 2 दिन हो, 21 डेज आप उस काम को करिए। जब 22वां दिन आएगा, ये अपना के देख लेना, जब 22 डे आएगा ना तो अपने आप आपकी आँख खुलेगी, अलार्म की नीड नहीं पड़ेगी। 21 डेज तक आप योगा कर लीजिए। क्या कहा मैंने? योगा कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं ना योग, तो योगा कर लीजिए। देखिए, कुछ करिए ना करिए भाई, लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करिए। ये मेरा अपना मानना है कि मेडिटेशन जीवन में बहुत ज़रूरी है। मन को कंट्रोल करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन से ही सब कुछ है। अब देखो ज़रा, योगा करना, अब आपको क्या है, योगा करने का मन नहीं होता, 10 दिन किया, 5 दिन किया, फिर नहीं कर, नहीं, 21 दिन तक कर लो साहब। 22वें दिन जब आप पहुंचेंगे, सर, आपका अपने आप मन होगा योगा करने का। आपको ऐसा लगेगा कि आज आपका दिन ही नहीं कंप्लीट हुआ बिना योगा के, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी आदत का अपने आप निर्माण हो जाता है बार बार दोहराने पे। फिर सीखने की स्वाभाविक विधि कैसे होती है, कि इसमें क्या बताया गया था कि यह सिद्धांत बालकों को सीखने के लिए सरल, सहज एवं स्वाभाविक विधि है, यानी कि बहुत ईजी है। नॉर्मल आदमी, बच्चा अपने आप सीखता है या बालकों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि बच्चा, इसमें इस सिद्धांत की क्या मान्यता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करिएगा, कि बच्चा शैशवा काल में ही सीखना प्रारंभ कर देता है। पावलोव ने बताया कि अधिगम के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है, यानी लर्निंग के लिए एक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक तभी सीख सकता है जब वह सतर्क एवं क्रियाशील रहता है। स्किनर के अनुसार क्या कहा गया कि संबंध सहज क्रिया एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। ये स्किनर के अनुसार हम आपको कल पढ़ाएंगे वैसे भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाषा का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। क्या बताया गया कि पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भाषा के विकास एवं अक्षर शब्द विन्यास में बहुत उपयोगी है। शैशवावस्था में बच्चों को विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके ही भाषा का ज्ञान कराया जाता है। छोटी कक्षाओं में वस्तुओं के साथ ही शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। इस सिद्धांत में अभ्यास पर बल दिया जाता है जो सुलेख लेखन के लिए आवश्यक है। व्याकरण के सूत्र और पहाड़े सीखने के लिए इस सिद्धांत का अत्यधिक उपयोग किया जाता है भाषा के विकास का। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि सीखने के लिए प्रोत्साहन। सबसे एक बहुत अच्छी बात बताएं हम आपको कि इनकरेजमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आप अगर आप ये मान के चलिए, आप अभी जो भी हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, आपकी मैरिज हुई है, सो एक समय ऐसा आएगा जब आप टीचर बनेंगे, जब, या अभी पता है आएगा नहीं। आज हम आपको एक बात और बताते हैं, समय आएगा नहीं। भावी शिक्षक से भावी हटा दो, आप शिक्षक हैं। आज मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। कैसे? जब आप बीएड कर रहे हैं, इट मीन्स आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है। ठीक, और नो डाउट कि हर एक इंसान अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकता है अगर वो उसके प्रति पूरा तत्पर है, तल्लीन है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, खाना खाने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, इवन यहाँ पे कमेंट्स करने का स्टाइल, और उसके बाद में क्लास को लाइक शेयर करने का भी स्टाइल जो होना चाहिए ना, वो सब कैसा होना चाहिए, ऐसा लगे कि बीएड की क्लास चल रही है, ऐसा लगे कि भावी शिक्षक और शिक्षिका यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हों, मतलब आप जो भी लिखें उनमें इतना ऐसी ऐसी बातें लिखो, या कुछ मतलब जो भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखिए, आप वो इस तरीके से रखिए कि लगे कि हाँ, एक ये क्लास किसकी चल रही है, बीएड की चल रही है। बात समझ में आ रही है मेरी? बिल्कुल, जैसे क्या कहते हैं आप, अगर हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बचकानी हरकतें। ये बचकानी हरकतों की अब है, ऐसा नहीं, लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हर एक काम को करने की एक एक पॉइंट होता है ना, कि आप पता चले यहाँ पढ़ने आए, कुछ अराजक तत्व भी आ गए, वो अपनी बातें बताने लगे कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, वैसे नहीं वैसे करो। भाई, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मानना सिर्फ इतना है कि मैं आपको मोटिवेट भी करते रहूँ। तो देखो, जब आप बच्चों को पढ़ाएं, जब भी जीवन में पढ़ाएं, चाहे आप अपने बच्चों को, चाहे मोहल्ले वाला बच्चा आपसे कुछ पूछने आ जाए उसको भी पढ़ाओ, तो बहुत लाड प्यार से पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चों को प्यार से आप पढ़ाओगे ना, वो बहुत अच्छे से सीखेगा। अब वो उसी चीज़, जैसे आपने उसको सिखाया 2+2 बेटा 4 होता है, एक बार में वो नहीं सीख पाया, उसने कहा कि मैम 3+3 क्या होगा। आपने कहा अभी 2+2 सिखाया है ना, उसी तरीके से होगा। अब वो बच्चा बेचारा नहीं समझ पाया है, अब आपने उससे इतनी तेज कह दिया, अभी सिखाया ना 2+2 4 होता है, अभी 3+3 अपने आप से करो। नहीं समझ में आया था क्या? उस समय नहीं पूछ पा रहे थे? अगर आप उससे ये बोल दो कि बेटा, जैसे अभी आपने आपको 2+2 करना सिखाया है ना, वैसे ही तो सेम 3+3 होगा, एक बार करके देखो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगी या बता दूंगा।
तब बच्चा पता है अगर उसको नहीं भी आ रहा होगा ना तो वो अपना पूरा दिमाग लगा देगा कि मैम ने 2+2 कैसे निकाला था या सर ने 2+2 कैसे किया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि प्यार से हर एक चीज़ जीती जा सकती है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को इतना मोटिवेट कर दो कि वो सब कुछ कर सके। फिर क्या, अभिवृत्ति का विकास यानी एटीट्यूड में चेंजमेंट आना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं ना कि मैं नहीं करूँगा, मैं वर्क नहीं करूँगा, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, कॉपी पे कवर नहीं चढ़ाएंगे। मान लो कल को आज अगर आपने कहा है कि कॉपी आज चेक होनी तो वो आज नहीं चेक कराएंगे, कल चेक कराएंगे, बोलेंगे चाहे उनका वर्क कंप्लीट होगा हो फिर भी, है ना। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो इस सिद्धांत की सहायता से बालकों के सामने उचित एवं आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करके उनमें अच्छी अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है। जैसे आप उनके सामने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स दे सकते हैं क्या, कि चंद्रशेखर आजाद जी ने ये किया देश के लिए, महात्मा गांधी जी ने देश के लिए ये किया। जैसे अभी क्या हुआ, ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स में क्या हुआ जैसे आप देख पा रहे हैं नीरज सर हो गए, है ना, और भी बहुत से लोग जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स अचीव किए, अपने भारत को मेडल दिलवाए हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। सो आप उनके एग्जाम्पल दे सकते, देखिए इस क्षेत्र में इन्होंने ये किया। मतलब इनकी सहायता से बड़े बड़े जो आपके क्या रहे हैं बताइए, बड़े बड़े जो लोग रहे हैं जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, तो हर एक विषय में आप साइंटिस्ट की बात कर सकते हैं, किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं, डॉक्टर के, पुलिस के, डीएम के, एसडीएम के, चाहे जिसकी बात करिए आप, इनके एग्जाम्पल देकर के बच्चे के अंदर आदर्श व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं। फिर मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार यदि बात करें तो ये सिद्धांत निदानात्मक मनोविज्ञान में नवीन संभावनाएं उत्पन्न करता है, उपस्थित करता है। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों के भय व चिंता संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। क्या, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना वो बहुत टेंस रहते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए कल उनको स्कूल जाना है, उनका वर्क आज नहीं हुआ है, कुछ बच्चे एकदम कूल माइंड होते हैं, नहीं हुआ जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि उनको पता है क्या पता टीचर एब्सेंट हो जाए। एक बच्चा ऐसा होता है उसको लगता है कि क्या पता टीचर एब्सेंट हो जाए, एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ये लगता है कि मैम सर कल आएंगे, मैम कल आएंगी, मेरा वर्क नहीं कंप्लीट है, मुझे मार पड़ेगी, मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मार पड़ी तो मेरी क्लास के सामने इंसल्ट हो जाएगी, है ना, और मैं बहुत अच्छा हूँ या जो भी है ना, फला फला चीज़ें बच्चे के मन में चला करती है और वो एकदम डरा हुआ महसूस करता है। जैसे ही फर्स्ट पीरियड लगा, सेकंड पीरियड लगा, थर्ड पीरियड लगा, मान लीजिए टीचर का फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड लगा, उसको इतना डर लग रहा है, सांसें ऊपर नीचे उसके पसीने आ रहे हैं। पता चला कि आज जो है क्या हुआ, ज़ीरो बेल लग गई, या टीचर आए ही नहीं, टीचर एब्सेंट है, या टीचर की किसी और क्लास में ड्यूटी लग गई। तो वो जो बच्चा था जिसको पहले भय लग ही नहीं रहा था एकदम, वो तो और खुश, लेकिन ये वाला बच्चा अब खुश होगा। तो ये जो सब जो चीज़ें हैं जो उसको टेंशन थी, चिंता थी, ये सब आप इसके थ्रू दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में सहायक है। ये कैसे, कि ये सिद्धांत अनुक्रियाओं को कई बार दोहराने पर बल देता है, जो गणित जैसे विषय के लिए अध्यापक है। सीधी सी बात है, जितने बार आप फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, है ना। फिर देखिए समाजीकरण में सहायक है। समाजीकरण में कैसे सहायक होता है कि यह सिद्धांत प्राणियों के व्यवहार को सुधारने व परिमार्जन में बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत से बालकों के समाजीकरण एवं वातावरण में उनके सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपका, पावलोव के द्वारा। छात्रों को अभिप्रेरित कर वांछित व्यवहार करना सिखाता है। इस सिद्धांत का समूह निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बुरी आदतों को छुड़ाने में भी इस सिद्धांत की सहायता ली जा सकती है। अब देखिए जो इनका सिद्धांत था पावलोव जी का, अब इसमें क्या हुआ, बहुत से क्रिटिसिज्म है, यानी कि हर एक चीज़ की अपनी कुछ आलोचनाएं होती हैं, कुछ आलोचक होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। जैसे जैसे अब ऐसे समझिए, जैसे आपकी क्लास है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैम बुक रीडिंग करा रही है, या कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि अरे यार पता नहीं बीएड गलती कर रहे हैं करके समझ ही में नहीं आ रहा क्या पढ़ाया जा रहा। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि काश कॉलेज जल्दी से जाना हो जाए मेरा, या वो किसी कारणवश मान लो नहीं जा पाने, सोच शायद वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो जब आप किसी ना किसी काम को करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म अपने आप डेवलप होते हैं, है ना। सो सबकी थ्योरी में जितने भी लोग हैं, स्किनर हैं, पावलव हैं, जीन पियाजे हैं, आपको उन सबकी थ्योरीज में ये पढ़ाया जाएगा आलोचना। तो अब आइए जानते हैं कि क्या कमियां रह गई। देखो इस सिद्धांत में क्या हुआ, मनुष्य को मशीन बनाकर छोड़ दिया गया। कैसे, जब आप किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो आप वो काम सीख जाएंगे। जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें, वो क्या है, उनको रोज़ रोटियाँ बनानी है, उनको रोज़ क्या बनाने हैं, देखो देखो हम पराठा जो है ऐसे बेल लेंगे, यहाँ पे रोटी गोल नहीं बन रही है हमसे, पराठा जो है थोड़ा ट्रायंगल शेप में नहीं बन रहा है, बताओ ऐसे नॉर्मली बना के दिखा दें आपको हम एकदम बढ़िया वाले, ठीक है। और तो उनकी हैबिट क्या है कि उनसे वो बहुत अच्छा शेप आएगा। अब यदि मेन की बात करें, देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो रोज बनाते हैं, बाहर रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन होते हैं उनसे जब ये बनाया जाएगा 80% केसेस में, तो उनकी रोटी कुछ ऐसी बनेगी और पराठा कुछ उनका ऐसा बनेगा पहली बार में। तो होती क्या है चीज़ें कि जो इनका
अनुबंध था, शास्त्रीय अनुबंधन की जो इन्होंने थ्योरी दी, उसमें मशीन बनाकर छोड़ दिया। फिर इसमें क्या हुआ, जटिल विचारों की जो समस्या, जो जटिल विचार थे उनका कोई बच्चा जो है उसमें मतलब उसकी व्याख्या करने में ये असफल रहे। ठीक, इस सिद्धांत का प्रयोग क्या हुआ, सिर्फ बालकों पे हुआ, पशुओं पर हुआ, बड़े लोगों पे नहीं हुआ, यानी परिपक्वता पे नहीं हुआ, अनुभवी लोगों पर नहीं हुआ। इस सिद्धांत में स्थायित्व का अभाव पाया गया। जो बालक उत्तेजनाओं के संबंध के फलस्वरूप सीखता है, उन्हीं को यदि शून्य कर दिया जाए तो सीखना संभव नहीं होगा। ये उद्दीपक के लंबे समय तक प्रस्तुत कर सकता है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, पावलव ने सीखने की प्रक्रिया को पुनर्बलन का आवश्यक माना है, जिसका ब्लोजेट एवं टॉलमैन, हॉन्जेंग आदि जैसे मनोवैज्ञानिक ने विरोध किया है। फिर क्या कि पावलव सीखने की प्रक्रिया में क्रिया बार बार दोहराने पर बल देते हैं, परंतु गर्म पानी में हाथ लगाने जैसी अनुभूति से बालक एक बार में ही सीख जाता है। अब बताओ, देखो एक बाल्टी में क्या है, ये बाल्टी है, बाल्टी सुंदर बन गई क्या, वाह, है ना। इसमें क्या, गर्म पानी रखा हुआ है, गर्म पानी रखा हुआ, एक बार बालक आया, उसने क्या किया, इसको छुआ, उसको बहुत दुख हुआ, क्यों, क्योंकि उसने गर्म पानी छू लिया, लग गई, आहा करते मम्मा पापा के पास किया, मम्मा जल गया मैं। क्या वो दोबारा आके इस बाल्टी को पानी में छुएगा? अब पता है यहाँ पे ठंडा पानी भी अगर आप रख दोगे ना तब भी वो नहीं छुएगा, क्यों, क्योंकि उसको लगेगा अभी तो मैं यहाँ पे जला हूँ, है ना। जैसे छोटे बोले तत्ता है, तत्ता है, तो वो नहीं छूटने, क्योंकि उनको पता है इससे जो है हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो अब बताओ, अब क्या बार बार इस काम को करने की जरूरत थी? नहीं। तो पावलव का सिद्धांत यहाँ पे भी फेल हो गया था। सो देखिए, आज आपने पढ़ा पावलव का सिद्धांत, कल आपको मैं पढ़ाऊंगी स्किनर का, फिर जितने हैं जैसे पियाजे जी हैं इन सबके पढ़ाऊंगी। कैसी लगी आपको आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कह लीजिए, ये ऑर्डर तो हम दे नहीं सकते हैं आप, क्योंकि हमारे कक्षा की क्या है, शान है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट से ही सब कुछ होता है। आपने पढ़ा है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है। विदाउट स्टूडेंट्स टीचर इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं। तो देखो, टेलीग्राम से जो बच्चे जुड़ गए, इट्स वेल एंड गुड। जरा एक बार तारीफ वारीफ कर दिया करो कि मैम रोज पीडीएफ देते हैं, तो जो नए वाले बच्चे हैं वो भी जुड़ जाएं। और हाँ, तो फटाफट से जुड़ जाए और लाइक ज़रूर कर देना। आज का टारगेट 100+ है, ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ 100+ टारगेट रहे अपनी क्लास का, जिसमें रीच बढ़े। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो बाकी आप लोग क्लास में डेली आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में एक अच्छी फीलिंग आती है जब हम अपने 24 घंटे में आपकी क्लास लेने जब बैठते हैं, तो मुझे एक अंदर से गुड फीलिंग आती है ना। जैसे आपको कोई काम करने में गुड वाइब्स आती हैं, वैसे मुझे आज से नहीं, जिस दिन से मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मुझे क्लास लेने में बहुत गुड वाइब्स आती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश घर पे हैं, किसी के बच्चे हैं, कोई कुछ है, कहीं कोई किसी की दिक्कत है, तो उनके लिए शायद मैं थोड़ा कुछ कर पा रही हूँ। सो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। आप लोग आते हैं, सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू यू ऑल। और हाँ, अपने घर पे सबको, दादी दादू को, जिन जो भी हैं, सबसे बोल दीजिएगा कि मैम ने प्रणाम बोला है ना। तो सब फटाफट से लिख दो ज़रा अपनों के लिए। मैं बोलने जा रही हूँ लाइन अपनी क्लास की, कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जिनका कमेंट्स रह गया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी, है ना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, ओके।